हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का, जो आपका 4 अक्टूबर को आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का आंकड़ों का संगठन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपरिष्कृत आंकड़ों को क्रमबद्ध कैसे कर सकते हैं। तो याद रखिएगा वर्गीकरण के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। अपरिष्कृत आंकड़ों के संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा वर्गीकरण के द्वारा बोधगम्य बनाया जा सकता है। आगे देखिए, आंकड़ों को जब समय अवधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, समय के आधार पर बांटा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कालानुक्रमिक वर्गीकरण हम लोग बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोल रहा है, गेहूं की उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है, या किस प्रकार का वर्गीकरण होता है। तो याद रखिए स्थानिक वर्गीकरण इसको हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं स्त्री 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो उसको किस प्रकार का वर्गीकरण हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग गुणात्मक वर्गीकरण हम लोग बोलते हैं। ऊंचाई, भार, आयु, छात्रों के अंक आदि विशेषता के आधार पर अगर कोई चीज़ वर्गीकरण करना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मात्रात्मक वर्गीकरण हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, गणित के प्राप्तांकों का गणित में कितना परसेंटेज है उसका वर्गीकरण क्या कहलाएगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाएगा। परिवर्तन के आधार पर ये चर को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो याद रखिए परिवर्तन के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। आगे देखते हैं, बोल रहा है अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बारंबारता वितरण के आधार पर किया जा सकता है। बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग में किससे घिरा होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ग सीमा से घिरा होता है। आगे यदि देखते हैं वर्ग 20, 30, 40, 50 में वर्ग सीमा कौन सी कहलाएगा। तो याद रखिएगा आपका निम्न वर्ग सीमा कौन सा कहलाएगा। तो देखिए निम्न वर्ग सीमा, देखिए इसमें निम्न वर्ग सीमा 20 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 20, 40 का ऑप्शन नंबर हमारा डी में हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच के जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु का सूत्र क्या है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा डिवाइड बाई 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, वर्ग 10, 20, 40, 30, 40 में उच्च वर्ग सीमा क्या है। तो देखिए ये वाला उच्च वर्ग सीमा है, इसमें क्या है ये वाला उच्च वर्ग सीमा है। तो क्या हो जाएगा 20, 40 हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और निम्न वर्ग सीमा बोलेगा तो 10 और 30 हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, किसी बारंबारता वितरण को आलेख्य प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा बारंबारता वक्र कहलाता है। आगे देखते हैं चरों के उच्चतम एवं न्यूनतम जो प्रेक्षणों के बीच में जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग परास बोलते हैं। आगे देखते हैं निम्न में से परास का सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा परास का जो सूत्र है वर्गों की संख्या गुना वर्ग अंतराल हो जाएगा, इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं बोल रहा है यदि परास 60 है और वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या कितना होगा। तो वर्गों की संख्या कितना होगा, तो याद रखिएगा 60 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए यदि वर्गों की संख्या 2 है और वर्ग अंतराल 50 है तो परास कितना होगा। तो याद रखिएगा 50 को अगर 2 से हम लोग गुना कर देंगे तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हमारा परास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, समावेशी विधि के अंतर्गत क्या होता है। तो याद रखिए समावेशी विधि के अंतर्गत क्या होता है, किसी वर्ग के निम्न तथा उच्च वर्ग सीमाओं के मूल्यों में मानों को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं बोल रहा अपवर्जी जो विधि के अंतर्गत क्या होता है। तो अपवर्जी विधि जो उसके अंतर्गत क्या होता है, किसी वर्ग के निम्न वर्ग सीमा और वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। आगे यदि हम लोग बोल रहे हैं तो क्वेश्चन में 22 क्या बोल रहा है, अपवर्जी विधि में 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किस वर्ग में रखा जाएगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 23 क्या बोल रहा है, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 या किस प्रकार का वर्ग अंतराल का उदाहरण है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी वर्ग अंतराल। आगे देखिए यदि किसी वर्ग में मिलान चिन्ह 7 है तो उसको किस प्रकार लिखेंगे। तो याद रखिए 1, 2, 3, 4 और इसको कट करेंगे तो 5, 2, 7 कहाँ पे ऑप्शन है। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। तो 25 का मिलान चिन्हों की गणना कितनी संख्याओं में की जाती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। आगे देखते हैं यदि कोई विद्यार्थी 42 अंक प्राप्त करता है तो मिलान चिन्ह किस वर्ग में रखा जाएगा।
तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 से 50 के बीच में रखा जाएगा। 42 है। तो दो चरों के बारंबारता को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो बोल रहे हैं, बी हो जाएगा द्विचर वितरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपकृष्ट आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करिए। तो सही कथन का चयन क्या होगा? अपकृष्ट आंकड़ों व्यवस्थित होते हैं। आगे यदि देखते हैं 29 क्या बोल रहा है, जो आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो याद रखिए विशेष गुण होता है। आंकड़ों के कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो याद रखिएगा समय होता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट